मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं, कुछ जो रूटीन प्रैक्टिस के हिसाब से हैं या एग्ज़ाम्स के हिसाब से अच्छे जजमेंट्स हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला एक जजमेंट है जो 5 मई 2021 को आया था, संवैधानिक पीठ का था। डॉक्टर जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस द चीफ मिनिस्टर एंड अदर्स। ये डॉक्टर लक्ष्मी राव पाटिल थी, जयश्री पाटिल। इन्होंने जो मराठा आरक्षण था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की थी, जो कि संवैधानिक पीठ ने सुनी। और उसमें 5 जजों की जो पीठ थी उसमें ऑनरेबल जस्टिस अशोक भूषण, ऑनरेबल जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और एल नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता जी थे। इन 5 जजों की पीठ ने अपने अलग अलग जजमेंट दिए। जो जस्टिस अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर का जो जजमेंट था, बेसिकली इसमें पांचों जजों की राय जो थी वो इनिशियल पॉइंट पे ही एक मत थे। कारण ये था कि मराठा आरक्षण जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था। महाराष्ट्र सरकार ने जो भी पिछड़ा वर्ग घोषित किया था उस पॉइंट पर पे ही आकर के और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया मराठा आरक्षण को। चक्कर ये है इसमें कि ये पीठ जो है वो 50% से ऊपर, चूँकि महाराष्ट्र में रिजर्वेशन 50% से ऊपर चला गया था, उस पॉइंट पर भी सुनवाई करनी थी। तो चूँकि इंदिरा साहनी का केस जो था उससे लार्जर बेंच को भेजा जाना है कि नहीं जाना, वो भी संवैधानिक पीठ को ही तय करना था। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेकर के था। लेकिन इनिशियल स्टेज पे इनिशियल इशू जो था, उस इशू पे जो आर्टिकल 342A और 366 का जो सब क्लॉज 26C है, उस पॉइंट पर ही ये मराठा आरक्षण असंवैधानिक घोषित हो गया। अब 342A और 366 के जो 26C में क्या है, बेसिकली ये दोनों ही अदर बैकवर्ड कास्ट के घोषित किए जाने, कौन घोषित करेगा, क्या प्रक्रिया होगी, उसके संबंध में। अब जैसे 342 का जो ए है, उसमें लिखा सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग। राष्ट्रपति किसी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहां कोई राज्य है वहां राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा जो संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा होने के रूप में समझे जाएंगे। आप इस जजमेंट में देखेंगे कि सभी ने एक मत से ये कहा है कि आर्टिकल 342A के तहत जो किसी भी वर्ग को पिछड़ा वर्ग घोषित करना है, सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से जो घोषित करना है, वो पूर्ण रूप से शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। और चूंकि इस मराठा आरक्षण में राष्ट्रपति जी का कहीं कोई ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लिहाजा ये असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ठीक है ना। इन्हीं ग्राउंड पे इन्होंने ऑर्डर भी दे दिए। ऑर्डर था कि सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट 2018 इन सो फार एज इट डिक्लेयर्स मराठा कम्युनिटी एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड कैटेगरी इज हेल्ड बी अल्ट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक डाउन। जो उनको मराठा कम्युनिटी को ये सामाजिक और उसके पिछड़े घोषित करते हैं, उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि 342A में इस संबंध में राष्ट्रपति की कोई अधिसूचना है नहीं संवैधानिक के प्रयोजनों के लिए। इसी प्रकार से इसके जो भी प्रोविजंस थे, कुल मिलाकर सभी ने 342A के तहत राष्ट्रपति की शक्ति को लागू करते हुए, चूँकि इस मराठा कम्युनिटी के लिए कोई भी जो अधिसूचना है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी नहीं की गई है, लिहाजा इसको असंवैधानिक और अल्ट्रावायर घोषित कर दिया गया। तो इसी को इन्होंने कहा कि मराठा आरक्षण खारिज हो गया। मैं यहाँ बता दूँ आपको, चूँकि ये इनिशियल पॉइंट पे ही असंवैधानिक घोषित हो गया कि ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, राष्ट्रपति की भूमिका और इसको लेकर के
इसलिए चूंकि नेक्स्ट पॉइंट 50% से ऊपर वाले था, उसलिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना। ये मैंने इसको थोड़ा सा समराइज करके हिंदी में लिखा है कि इसको पढ़ने के लिए आपको 342A और 366 26C का जो आर्टिकल है वो पढ़ने पड़ेंगे। संविधान के ये दोनों प्रावधान ये स्पष्ट करते हैं कि राष्ट्रपति के संविधान के प्रयोजनों के लिए अब सारे राइट्स, रिजर्वेशन, सब चीज़ इसी में ही है संविधान में, और इस संविधान के अंतर्गत ही सारे कानून बनते हैं। तो जब राष्ट्रपति संविधान के प्रयोजनों के लिए ही राष्ट्रपति घोषित करेगा तो मराठा आरक्षण कहीं बाहर तो जाएगा नहीं संविधान से। तो इसीलिए राष्ट्रपति की चूंकि पावर थी उसके तहत कोई उपयोग नहीं हुआ, लिहाजा इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण जजमेंट जो था परीक्षा के पर्पज से, डॉक्टर जयश्री पाटिल बनाम मुख्यमंत्री व अन्य, 5 मई 2021 का। नेक्स्ट आता है, ये आया संजय कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 7 मई 2021 का जजमेंट था। बेसिकली आपने अखबारों में खबर छपी हो, खबर सुनी हो, उसमें पेपरों में ये छपा था कि उन्मोचन जो है, उन्मोचन किसी भी अभियुक्त की कोई अगर ऐसी एप्लीकेशन आती है तो उन्मोचन का राइट जो है वो उसका संवैधानिक आरोप मुक्त किए जाने का जो अधिकार है अभियुक्त का, वो पूर्णतः संवैधानिक दायित्व है, संवैधानिक अधिकार है। इस संजय कुमार राय में जैसे अपन उन्मोचन अगर देखें सीआरपीसी के परिप्रेक्ष्य में, तो 227 सेशन जज के पास है उन्मोचन की, 239 पुलिस रिपोर्ट पे संस्थित मामले जो होते हैं उनमें मजिस्ट्रेट के पास है, 249 में कंप्लेंट पे दर्ज जो मामले अदर देन पुलिस रिपोर्ट पे जो मामले दर्ज हैं उनमें डिस्चार्ज उन्मोचन का राइट है। सुप्रीम कोर्ट का इस संजय कुमार राय में कहना ये है कि ये जो 3 राइट हैं इनके तहत कोई प्रार्थना पत्र अगर कोई एक्यूज पेश करता है तो उसको लीनेंट व्यू लेकर के नहीं देखना है कोई आसान, मतलब उसको थोड़ा गंभीरता से लेने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि एक वैल्यूएबल राइट है एक्यूज्ड का। ठीक है। तो इसका मतलब अब आपको किसी भी मुकदमे में अगर लगता है कि डिस्चार्ज के ग्राउंड से आप एप्लीकेशन पेश करें आरोप मुक्त किए जाने की। उन्मोचन अभियुक्त का एक विधिक अधिकार है। विचारण न्यायालय अभियुक्त द्वारा उन्मोचन बाबत पेश किए गए प्रार्थना पत्र निस्तारण को केवल एक पोस्ट ऑफिस की तरह भूमिका ना निभाते हुए इसे गंभीरतापूर्वक लें और देखें कि अभियुक्त के विचारण के लिए पर्याप्त साक्ष्य है अथवा नहीं है। कई बार क्या होता है कि बिना किसी साक्ष्य के लंबे चलते रहते हैं मुकदमे, जो कि इनिशियल स्टेज पे निपट सकता था, और जो हैरेसमेंट उसको झेलना पड़ता है वो चीज़ को देखते हुए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने संजय कुमार राय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये दिए। और यहाँ एक चीज़ और इन्होंने कही थी कि अगर चार्ज की स्टेज पर कोई एप्लीकेशन मिलती है और कोर्ट को ये लगता है कि किसी प्रकार की आगामी अनुसंधान की आवश्यकता है फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, तो कोर्ट कह सकता है, आदेश कर सकता है। ये 7 मई का आदेश है। आपने अगर पढ़ा हो तो 2019 में भी एक जजमेंट आया था, वीरू भाई हरि भाई मालवीय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रसंज्ञान के बाद और विचारण प्रारंभ होने से पूर्व, मतलब आरोप से पूर्व, आगामी अनुसंधान का आदेश देने की शक्ति मजिस्ट्रेट को प्राप्त है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जयम्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 7 मई 2021 का। ये बेसिकली ये जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसके ऊपर था। इसको इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर मृत्युकालिक कथन संदेहास्पद है तो केवल एकमात्र उसी आधार पर किसी की भी दोष सिद्धि किया जाना अनुचित है, मतलब उचित प्रतीत नहीं। इस केस में भी इन्होंने जो केवल एकमात्र जो सस्पेक्टेड
संदेहास्पद जो मृत्युकालिक कथन था उसके ऊपर दोष सिद्धि की गई थी, जिस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन जो है सेक्शन 32 में जो इंडियन एविडेंस एक्ट में आता है, जो एंटीमोर्टम स्टेटमेंट्स जो होते हैं, एक व्यक्ति जो अपनी मृत्यु से पहले जो कुछ कहता है जो उसकी मृत्यु के कारण से संबंधित है, वो कथन मृत्युकालिक कथन कहलाते हैं, एंटीमोर्टम स्टेटमेंट्स। ठीक है, इनकी एडमिसिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समझाई गई है, जो केस जयम्मा के केस में भी बताई गई थी। तो कुल मिला के इसके 3 मापदंड अपन कह सकते हैं किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसिबल बनाने के लिए, एक्सेप्टेड बनाने के लिए। पहला, मेड वॉलंटरीली, अगर किसी ने कोई डाइंग मृत्युकालिक कथन स्वेच्छापूर्वक किया है। मेड इन फिट मेंटल कंडीशन, मानसिक रूप से स्वस्थ स्थिति में किया गया है। एंड मस्ट रिलेट टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन डेथ, उसकी डेथ के जो ट्रांजैक्शन था, जो संव्यवहार हुआ था, उससे रिलेट करना चाहिए। दीज 3 थिंग्स आर नेसेसरी फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ दैट डाइंग डिक्लेरेशन। इसको कई बार, इसमें जयम्मा के केस में तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ही है, लेकिन इसके अलावा आप देखें कि डाइंग डिक्लेरेशन को लेकर के शुरू से ही बहुत काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन जो मेन थे, जैसे अभी पन्नीर सेल्वम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2008 में, फिर एथवेर वर्सेस सिटी ऑफ दिल्ली 2010 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गाइडलाइंस दी थी कि डाइंग डिक्लेरेशन की एडमिसिबिलिटी को लेकर। वो भी अपन एक जो डाइंग डिक्लेरेशन का अलग से जो सीडी बनाएंगे, उसमें अलग से जो वीडियो बनाएंगे उसमें देंगे सारे जजमेंट वगैरह। तो इसके बाद में लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010 में भी संवैधानिक बेंच ने कहा कि कथनकर्ता की मानसिक स्थिति को प्रत्यक्षदर्शी गवाह अगर स्थापित करता है तो चिकित्सक के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आई विटनेस अगर उस आदमी की फिट कंडीशन को एस्टैब्लिश करता है तो फिर किसी डॉक्टर के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद में कई सारे ऐसे जजमेंट आए जिनमें कई हद से 2-3 वो थे डाइंग डिक्लेरेशन, उनके ऊपर भी आए। जैसे अपन ने देखा तो निर्भया केस जो था दिल्ली वाला, उस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे डाइंग डिक्लेरेशन, 3 डाइंग डिक्लेरेशन थे उसके पास। तो वो मुकेश एंड अदर्स वर्सेज एनसीटी ऑफ दिल्ली 2017 में 3 जजों की बेंच का एक जजमेंट था। उसके बाद अभी रिसेंटली मदन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये कई सारे मृत्युकालिक कथन के ऊपर है। मृत्युकालिक कथन एक वैलिड और सॉलिड पीस ऑफ एविडेंस है, पर वो 3 कंडीशन जो मैंने बताई, स्वस्थ हालत में हो, स्वेच्छापूर्वक किया गया हो, और उसकी मृत्यु की जो वो पूरा वो रहा उससे को रिलेट करना चाहिए। ठीक है ना। तो इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संदेहास्पद अगर जज को लग रहा है तो उस पर वो दोष सिद्धि नहीं की जानी चाहिए और सारे साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में उस मृत्युकालिक कथन को पढ़ा जाना चाहिए। अब ये आया मंगाला वामन कांडीकर वर्सेस प्रकाश दामोदर रांडे। बेसिकली इस जजमेंट को पढ़ने के लिए जो इंडियन एविडेंस एक्ट के जो चैप्टर 6 है उससे संबंधित है, जिसमें ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ ओरल और बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अवर्जन। इसके टॉपिक से ही अपन को पता लगता है कि जहाँ दस्तावेज है ना, बेस्ट एविडेंस रूल है ये। जहाँ दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वहाँ ओरल बेकार। फिर इसके आगे बयान में 92, 93, 94 इनमें सब में आगे उसको और एक्सप्लेन किया गया है। इस जजमेंट में मंगाला वामन कांडीकर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब 92 में, देखो 91 तो ये कहता है कि जो विधि ने कहा है या जो लिखा गया है, जो भी
कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपका कोई ग्रांट है या कोई अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, उस केस में आपको वही डॉक्यूमेंट पेश करना है, या कानून ने अगर कहा है कि वो लिखित रूप में होना चाहिए तो वो पेश होगा। 92 में ये कहा गया स्पष्ट रूप से मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन, जहाँ दस्तावेज है वहाँ मौखिक नहीं चलेगा। इसके पीछे फिर इन्होंने और एक्सप्लेन किया, प्रोविजो जोड़े, प्रोविजो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 92 सेक्शन 92 का सब क्लॉज जो प्रोविजो 6 है उसको सेक्शन 95 के कॉन्टेक्स्ट में बताया। तो इन्होंने ये कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि जब कोई भी दस्तावेज अपने आप में क्लियर है तो किसी भी प्रकार की साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगी। ठीक है। फिर इन्होंने 92 के सब क्लॉज 6 को और डिटेल में बताते हुए ये कहा कि भाई 95 तो केवल जब लागू होती है जबकि दस्तावेज पूरा ही अर्थहीन है, मतलब टोटली अगर कोई बेकार है, जजमेंट दस्तावेज कुछ बता ही नहीं रहा, तो उसके संबंध में 92 के 6 से कोई रिलेशन नहीं है उसका। ठीक है ना। एक तो दस्तावेज डाउटफुल हो, वो एक अलग चीज़ है। दस्तावेज में अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर किया जा सकता है, लेकिन 95 में 6 से कोरिलेट नहीं करती है। इसीलिए उन्होंने कहा ऑन कंसिडरेशन ऑफ द मैटर द हाई कोर्ट एरर्ड इन अप्रिशिएटिंग द एम्बिट ऑफ सेक्शन 95। इसको समझने में 95 को गड़बड़ कर दी सुप्रीम हाई कोर्ट ने, which led to consideration of evidence which only indicates breach rather than ambiguity of the language of the contract। वो ambiguity के ऊपर नहीं कहती, बान में तो पूरा breach पे ही का बात करती है, अर्थ ही नहीं है वो तो दस्तावेज। The evidence also points that the license was created for continuation of existing witness rather than, ये इस केस के संबंध में उन्होंने कहा। तो बेसिकली 92 से लेकर इस जजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सेक्शन 91 से लेकर के जो 99 तक के जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और उन्होंने कहा कि 95, 92 और 91 ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना। इसके बाद अभी एक जजमेंट आया था, बहुत ही अच्छा जजमेंट है, गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA, 12 मई 2021 का जजमेंट है। बेसिकली मैं आपको इसको बता दूं, जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है तो सेक्शन 167 में दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो पुलिस कस्टडी होगी या जुडिशियल कस्टडी होगी। लेकिन अब एक नई कस्टडी भी आ गई है, हाउस अरेस्ट की। तो सेक्शन 167 में सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को उस एक नई चीज़ दे दी, हाउस अरेस्ट की। तो अब आप एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया भी दिए सुप्रीम कोर्ट ने। अगर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, एज बहुत है अभियुक्त की, भाग नहीं सकता, वो जो 437 वाली जो कंडीशंस हैं उनमें, और उसकी हेल्थ कंडीशंस ऐसी हैं कुछ इस तरीके की, मतलब सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अगर कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप घर में ही अरेस्ट रहोगे बस। तो अब एक आपके पास एक ऑप्शन मिल गया। अगर कोई मुकदमा पुराना है, कोई बहुत पुराने मुकदमे हैं, देख रहा है प्राइमा फेसाई इस तरीके का है, तो एज का मैटर कर रही है अभियुक्त की, या कोई कंडीशंस हेल्थ कंडीशन ऐसी हैं, तो आप एक रिक्वेस्ट और कोर्ट से कर सकते हैं कि साहब है हाउस अरेस्ट के आदेश कर दें। तो ये गौतम नवलखा वर्सेस NIA के केस में 12/5/2021 को एक जजमेंट है उत्तरी। एक जजमेंट आया अभी कि ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 21 मई 2021 को। बेसिकली ये इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिकली जो
सेक्शन 128 और 134 जो हैं उनके संबंध में था। बेसिकली ये वो जो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जिसमें श्योरिटी होते हैं, गारंटर समझ लो आप उसको, कुछ भी समझ लो, तो वो जो श्योरिटीज़ होते हैं उनकी लायबिलिटी को लेकर के इस जजमेंट में बताया गया था। ये जो ललित कुमार जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट है, इसमें एक्चुअल में कॉरपोरेट बॉडी थी जिसने कोई लोन लिया होगा, उसका कोई गारंटर होंगे जो सिक्योरिटी अपन बोलते हैं। उसमें वो कॉरपोरेट बॉडी जो थी उन्होंने खुद को जो बैंकरप्सी कोड जो है उसके तहत इंसॉल्वेंट घोषित करने का कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया। तो उसके आधार पर जो श्योरिटी था उसने कहा कि भाई भारतीय संविदा अधिनियम की जो धारा 134 है वो स्पष्ट रूप से ये कहती है कि मूल ऋणी की निर्मुक्ति या उन्मोचन से प्रतिभूति का उन्मोचन, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर। ऐसे ही उन्होंने ये भी कहा कि भाई सेक्शन 28 जो है 128 वो श्योरिटी की लायबिलिटी बताते हैं। तो श्योरिटी की लायबिलिटी तो वही होती है जो प्रिंसिपल डेब्टर की होती है, उसके बराबर होती है। जब प्रिंसिपल डेब्टर ने खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया तो इस स्थिति पर श्योरिटी की क्या लायबिलिटी है, ठीक है ना। इसको अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 126 से जो प्रोविजन शुरू होते हैं उसमें आती हैं। तो सेक्शन 128 ये कहती है श्योरिटी की लायबिलिटी क्या है, और 134 आगे इसमें और भी हैं, कंटिन्यूइंग गारंटी जो 139 में है। तो ये सारी चीज़ें इसी आधार पे 134 में भी ये लिखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई उस कॉरपोरेट बॉडी के पास में जो उसके विधिक प्रावधानों के तहत जो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो कर सकती है, परंतु उसने अगर इस तरीके की कोई की है तो आप अपने सो मोटो ही मतलब क्या कहते हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में आपकी उन्मुक्ति नहीं होती, उन्मोचन नहीं होता, क्योंकि आप एक सेपरेट विधिक प्रावधान के तहत, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत उस दायित्व के अधीन आए हो, ठीक है ना। तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर किया कि भाई अपने आप ही ऑटोमेटिकली आप फ्री नहीं हो जाते। That an involuntary act of the principal debtor leading to loss of security would not absolve a guarantor of its liability. In view of the above discussion, it is held that approval of a resolution plan does not ipso facto discharge the principal guarantor. ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। As held by this court, the release of discharge of principal borrower from the debt owed by its creditor by its involuntary process by operation of law or due to liquidation of insolvency proceeding does not absolve the surety or guarantor of his or her liability which arises out of an independent contract। ठीक है ना। इसके बाद अभी रिसेंटली 28/5/2021 को जजमेंट आया सतवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। मैं आपको बता दूं, इस केस में सेक्शन 304B आईपीसी और सेक्शन 113B एविडेंस एक्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है उसके बारे में बताया गया था। देखो, इसको मैं चूँकि आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। फर्स्ट था सेक्शन 304B आईपीसी मस्ट बी इंटरप्रेटेड कीपिंग इन माइंड द लेजिस्लेटिव इंटेंट टू कर्व द सोशल इविल ऑफ ब्राइड बर्निंग एंड डॉरी डिमांड। 113B इस वजह से लाया गया था कि सामाजिक जो बुराई थी या कुरीति थी या बीमारी थी, जो ब्राइड बर्निंग हो रही थी या डॉरी डिमांड वगैरह की वजह से, ये सारी चीज़ें उनको लाने के लिए, उनको दूर करने के लिए लाई गई थी। द प्रोसिक्यूशन मस्ट एट फर्स्ट
at first establish the existence of the necessary ingredient of constituting an offense under section 304B। 304B के तहत जो इंग्रेडिएंट हैं पहले प्रोसिक्यूशन उनको एस्टैब्लिश करे, और अगर ये जैसे ही 304B में जो कंडीशंस दी गई हैं वो जैसे ही एस्टैब्लिश हो जाती हैं उसके बाद 113B प्रभाव में आता है। Once these ingredients are satisfied, the rebutable presumption of causality provided under section 113B Evidence Act operates against the accused। ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना शुरू कर देती है। जैसे ही 304B की आप कंडीशंस को प्रूव करोगे सो 113B का प्रिजम्पशन ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाएगा। द फ्रेज सून बिफोर एज appearing in section 304B cannot be construed to mean the immediately before। soon before का मतलब immediately before नहीं है। The prosecution must establish existence on proximate or leveling, मतलब एक संभावित तौर पे between the dowry death and cruelty or harassment or for dowry demand। इसके बाद 304B does not take a pigeonhole approach in categorizing death as homicidal or suicidal or accidental। The reason for such non-categorization is due to the fact that death occurring otherwise than under normal circumstances can in case be homicidal or suicidal or accidental। इसके बाद में इन्होंने 313 के बारे में भी बताया। 313 के बयान जब लिखे जाते हैं, बयान मुलजिम जो होती है 313 में, उनको एक कैजुअल मैनर में नहीं लेना चाहिए, सीरियसली उस चीज़ को लेते हुए स्वयं पीठासीन अधिकारी को ये लिखने चाहिए। ये फिर उन्होंने सारा 304B के बाद कुल मिला के इन्होंने 304B के ऊपर सतवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में गाइडलाइंस दी थी। ये इस प्रकार हमारा मई के जो जजमेंट आए थे वो ख़त्म हो गए। ठीक है ना, थैंक यू।